तो आज हमारे साथ दो खास दिग्गज स्टार्टअप की दुनिया में जिन्होंने अपना मुकाम बनाया वो जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दिव्या मालपानी हैं जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्किन वेस्ट स्किन केयर से, और जयंत गुप्ता हैं को फाउंडर आल्ट मोबिलिटी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की जो शुरुआत है वो हम खास तौर पर करेंगे जयंत से, और उनसे हम समझेंगे कि आखिर उनके स्टार्टअप की शुरुआत कैसे हुई, और ब्रेक के उस पार हम दिव्या से जुड़ेंगे और दिव्या से उनके स्टार्टअप की बारीकियों को समझेंगे। जयंत, जरा हमें बताइए, आल्ट मोबिलिटी शुरुआत कैसे हुई, क्या चीजें जो हैं वो खास तौर पे इस सेक्टर में आ रही हैं, और विजन क्या रहा? ऑल्ट मोबिलिटी हमारी कंपनी का नाम है और हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 2021 के दौरान। तो इसको शुरू करने का जो मुख्य कारण था वो ये था, हमारा सारे फाउंडर्स का जो बैकग्राउंड है वो आता है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो हम लोग सोलर प्लांट्स की लीजिंग का काम करते थे व्यवसायों के लिए। तो उससे उसमें जो एक मेन हम चीज बेचते थे ग्राहक को, वो ये होती थी कि ग्राहक की जेब से कोई निवेश नहीं होता था। और क्योंकि सोलर से जो बिजली बनती थी वो सस्ती बनती थी, और आपकी ग्रिड की बिजली जैसे अगर मान लीजिए 10 रुपए की होती थी, सोलर की 6 रुपए की होती थी, तो ग्राहक को सीधा 2 रुपए की सेविंग हो जाती थी। तो ये 2021 में विचार आया मन में कि अगर हम सेम चीज गाड़ियों में कर देंगे, कमर्शियल गाड़ियों में कर देंगे, तो ग्राहक को जो बचत है वो बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि आपका 1 लीटर डीजल जो है वो 80-90 रुपए का कम से कम है, और वहीं पे एक यूनिट जो बिजली का है वो आपका 10 रुपए तक का है, और गाड़ी 1 यूनिट बिजली में या 1 लीटर डीजल में लगभग बराबर चलती है अगर कमर्शियल गाड़ी की बात करें, छोटी कमर्शियल गाड़ी की। तो हमें ये समझ आ गया कि सीधा इसमें 70 से 80 रुपए की बचत है। तो ये बचत जो है एक लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, मोबिलिटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बचत है, चाहे वो किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी को हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल ड्राइवर को हो। तो ये शुरू करने के लिए हमने फिर 2021 के अंदर बहुत सारी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से बात करी, सब कुछ देखा। तो उस टाइम पे बहुत कम कंपनियां इस बिजनेस में थीं गाड़ी बनाने के। तो इनिशियल डेज से ही उनके साथ में हमने काम शुरू कर करके, और छोटे छोटे व्यवसायों को, बड़े व्यवसायों को, बड़ी कंपनियों को गाड़ी देना शुरू किया। जयंत, बहुत सारे जो हैं वो प्रयास हो रहे हैं खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, राज्य सरकारों के द्वारा। महाराष्ट्र ने भी हाल फिलहाल अनाउंसमेंट की। हमें ज़रा बताइए कि इन सब से कितना सपोर्ट मिल रहा है इस इंडस्ट्री को? जी। तो इस पूरी की पूरी ईवी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का काफी सहयोग रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अन्य स्टेट्स गवर्नमेंट ने भी अलग अलग इंसेंटिव पॉलिसीज निकाली हैं, जिसके अंदर आपका उन्होंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस को माफ किया है, पार्किंग चार्जेस को माफ किया है, जिससे कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो सके। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल शुरुआत से ही ईवीज के ऊपर जीएसटी जो है वो 5% रखा, और अन्य गाड़ियों के ऊपर 18 से 28% तक जीएसटी होता है। उसके साथ साथ सरकार ने शुरू से एक सब्सिडी स्कीम चला के रखी, फेम टू सब्सिडी, पीएम ई ड्राइव सब्सिडी, जिससे गाड़ी की जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो उन्होंने लगभग 25 से 30% से भी अधिक कम कर दी। तो आज के दिन पे अगर मैं कहना चाहूंगा तो ईवी गाड़ी जो है वो एक तरीके से जो पेट्रोल, सीएनजी, डीजल वाली गाड़ियां हैं, लगभग लगभग उनके बराबरी की कॉस्टिंग पे ही आ रही है। तो अपफ्रंट कॉस्ट भी आदमी की ज्यादा नहीं लगती कस्टमर की, और उसके बाद में जो गाड़ी को ऑपरेट करने की कॉस्ट है वो तो कम होती ही होती है। तो सारी सरकारी सहयोग के माध्यम से आज के दिन पे एक आम आदमी को समझ आ गया है कि अगर मैं ईवी गाड़ी चलाता हूं तो मेरे पैसे बचेंगे। इसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर हम एक गाड़ी की 10 साल में देखते हैं, तो ई गाड़ी के अंदर एक तिहाई से आधी है एक सीएनजी या डीजल गाड़ी के मुकाबले। यही कारण है कि आज हमने 10,000 गाड़ियों की हमारी टोटल फ्लीट चल रही है, बड़े से छोटे व्यवसायों के साथ में, इंडिविजुअल ड्राइवर्स के साथ में। तो अब आने वाले समय में हमें ये दिखता है कि अगले 2 से 3 साल में ये हमारी अपनी तो फ्लीट कम से कम 50 से 70 हजार गाड़ियों की हो जाएगी। उसके अलावा जो है लगभग लगभग टू व्हीलर सेगमेंट में, थ्री व्हीलर सेगमेंट में 60 से 70% से अधिक गाड़ियां जो हैं वो ईवी होंगी।
अब कन्वेंशनल फ्यूल के दिन जो हैं वो जा चुके हैं। जयंत, मेरा अगला सवाल इस सेक्टर के चैलेंजेस को लेकर है। आखिर किस तरह के चैलेंजेस हैं इस सेक्टर में जो एक रोड ब्लॉक की तरह हैं, और क्या आप सुधार चाहते हैं? देखिए, ज़ाहिर सी बात है प्रशांत जी, जब इस सेक्टर की शुरुआत हुई थी तो एक आम ड्राइवर जो है वो एक नई गाड़ी लेना, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसे करने में उसको थोड़ा समय लगा। तो इसकी शुरुआत तो हुई जो बी2बी कंपनीज ने, बड़ी लॉजिस्टिक कंपनीज ने गाड़ियां लेके डाली और उसके अंदर ड्राइवर्स ने वो गाड़ियां चलाई। तो जैसे-जैसे 2 साल 3 साल बीते तो वो ड्राइवर्स को भी कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हम भी इस गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा होने लग गया उनको। तो इस चीज़ के साथ हमने पूरी जर्नी शुरू से क्योंकि देखी है, तो हमने ड्राइवर्स का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इस स्कीम को पिछले 1.5 साल से हम लोग चला रहे हैं और इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं अब। तो इसके अंदर हमारा एक उद्देश्य ये होता है कि ड्राइवर को गाड़ी से लैस करा दिया जाए, जिससे कि उसके जो कोर उसका काम है गाड़ी चलाना, वो उस पे फोकस कर सके। तो इसके अंदर हम ड्राइवर को एक नई गाड़ी देते हैं, गाड़ी की पूरी सर्विस, मेंटेनेंस और उसके साथ में अन्य जो सुविधाएं होती हैं जैसे रोड साइड असिस्टेंस हो गया या इंश्योरेंस हो गया या फिटनेस रिन्यूअल हो गया, ये सारा हो गया, ये सब हम लोग करवा के देते हैं। जयंत, मैं आपके कारोबार से जब गुजर रहा था तो एक शब्द ने, एक खास थीम ने बड़ा मुझे आकर्षित किया, और वो था चालक से मालिक। हमें बताइए कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या? चालक से मालिक का जो सफर है, ये आप कैसे पूरा कर रहे हैं? अ, हमारा सीधा विचार ये है कि जो एक ये जो चालक से मालक वाली स्कीम है, ये हमें दिखता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक जो आम आदमी ऑटो चलाता है या एक टू व्हीलर चलाता है, ये उसको पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आगे की जर्नी में हमें कम से कम अगले 2 से 3 साल में, जैसे मैंने कहा, 50 से 70 हज़ार गाड़ियाँ इस स्कीम के तहत देनी है लोगों को। और इसमें ये अलग-अलग स्टेट्स के अंदर ये काम करना है। अभी हम लोग ने ज़्यादा जो स्टेट्स में फोकस करा हुआ है वो है दिल्ली, एनसीआर और यूपी। इसके साथ-साथ बिहार, राजस्थान, एमपी, पंजाब, ये सारे स्टेट्स के अंदर भी हमें अपनी प्रेज़ेंस बढ़ा के और ये वहाँ के ड्राइवर्स को भी एम्पावर करना है। और इसके साथ ही साथ एक हम और अभी एक इनिशियल सेक्टर पे काम कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने अभी हाल ही एक अनाउंसमेंट भी करी है कि बाइक टैक्सी वालों के लिए या अपने गाड़ी जो ओला उबर से हटके चलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी उन्होंने एक अभी सरकार एक अभियान चला रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो आदमी एक मोटरसाइकिल खरीद के या एक थ्री व्हीलर खरीद के अपना बाइक टैक्सी का या अपने टैक्सी का बिजनेस करना चाहता है, वो लोगों को सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। तो हम लोग इसमें सरकार का पूरा सहयोग करेंगे और इसमें हम लोग इसके तहत ये हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आदमी बाइक टैक्सी या नॉर्मल अपना थ्री व्हीलर टैक्सी चलाना चाहता है, तो उसको ये गाड़ी दे दी जाए। तो गाड़ी देने का काम हमारा है और सरकार ने फिर एक प्लेटफ़ॉर्म जो जब ये क्रिएट कर दिया है, तो इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। शुक्रिया करेंगे इस अहम चर्चा के लिए जयंत आपका। अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आपकी टीम आगे बढ़े। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जुड़ेंगे हम दिव्या मालपानी से और समझेंगे उनके स्टार्टअप को। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिना किसी देरी के दिव्या को जोड़ते हैं अपने साथ। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। एक ऐसे सेगमेंट में हैं आप जहां पर लोगों की दिलचस्पी आजकल कुछ ज़्यादा ही है। तो हमें सबसे पहले अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने जो आइडिया है उसको एक बड़े रूप में आपने दुनिया के सामने लाया?
स्किन केयर और ब्यूटी इंडस्ट्री में तो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, बचपन से इंटरेस्ट था, पर जिसका जो ट्रिगर है जो मुझे कॉलेज में हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में बॉस्टन में, जब मैं पढ़ने जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग दुनिया के कोने से आए हुए मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी स्किन टाइप, उनका स्किन कलर, ये सब अलग था। हम सब ने एक सनस्क्रीन यूज की और हम सबको बहुत अलग अलग रिजल्ट आए। इंडियन स्किन जो है ये बहुत सेंसिटिव टू सन है, सन डैमेज बहुत हो सकता है, पिगमेंटेशन बहुत होता है, और इसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में नहीं थे। फिर लॉकडाउन हुआ, फिर मैं यूएस से इंडिया आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं सारे यूएस के जो ब्रांड्स हैं, स्किन केयर ब्रांड्स, वो प्रोडक्ट्स मैं खरीद के स्टॉक अप करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे मेरे तरह ऐसे काफी लोग भी हैं जो ये करते हैं। तो ये गैप मुझे तब समझ में आया कि हाई क्वालिटी ऐसे ब्रांड्स जिनको ट्रस्ट कर सकते हैं वो इंडिया में काफी कम थे। और जो भी ब्यूटी जायंट्स थे वो इंडियन ब्रांड्स तो नहीं थे, जैसे मेबेलिन, लॉरियल, सेरेवी, सेटाफिल, ये सारे ब्रांड्स इंडियन स्किन पे टेस्ट नहीं हुए हैं, इंडियन स्किन के लिए बने गए नहीं हैं, और इंडियंस ने भी ये बनाए नहीं है, तो ये बड़ा गैप था। और इसी गैप में यूथ के लिए, इंडियन इंडियन यूथ के जो नीश नीश कंसर्न्स है, स्पेसिफिक कंसर्न्स है, जैसे पिगमेंटेशन, स्ट्रेच मार्क्स, डार्क सर्कल्स, सेल्यूलाइट, इन सब के लिए भी प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी गैप थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए स्किन वेस्ट मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ। तो 2 साल मैंने काफी रिसर्च किया, डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ, मैन्युफैक्चरर से बातचीत किए, काफी क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल टेस्ट्स, ह्यूमन ट्रायल्स भी हुए, और ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जिसका इनोवेशन सिर्फ पैकेजिंग में या सिर्फ कॉन्सेप्ट में नहीं हो, बट उसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स और उसका फॉर्मुलेशन में भी हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स फाइनली लॉन्च किए अप्रैल 2022 में, तो 2 साल बाद ये लॉन्च किए। और इसकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट भी हमें लकीली प्रोडक्ट मार्केट फिट के हिसाब से काफी अर्ली ऑन मिली। 6 मंथ्स लॉन्च के बाद ही हमने ब्यूटी एंड यू अवार्ड्स, जो कि नायका और एस्ते लॉडर, जो बड़े ब्यूटी जायंट्स है, उन्होंने होस्ट किया था, तो उसको हमने स्किनवेस्ट ने वो जीता, जिससे हमें 1 करोड़ 30 लाख का भी अवार्ड फंड विदाउट एक्सचेंज ऑफ इक्विटी ये मिला। तो ये काफी क्रेडिबिलिटी मिली हमें, और इस ये फंड को हमने फिर फ्यूचर एक्सपेंशन में भी यूज किया। दिव्या, इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो जरा उस पर रोशनी डालिए। आप इस कंपटीशन को कैसे देख रही हैं? स्किन केयर और ब्यूटी इंडस्ट्री कंपटीशन में ही बहुत बड़ा है, मार्केट भी बहुत बड़ा है, मतलब 20,000 इन इंडिया। इंडिया में ही देखे गए तो सिर्फ स्किन केयर सेगमेंट आउट ऑफ ब्यूटी में 20,000+ करोड़, इतना बड़ा ये मार्केट है। और ये हर साल 10% भी बढ़ता जा रहा है। और ये मार्केट तो बहुत बड़ा है, इसमें कंपटीशन भी उतनी बड़ी है, क्योंकि इसकी बैरियर टू एंट्री इतनी हाई नहीं है। तो रिलेटिवली ये इंडस्ट्री में एक नया ब्रांड लॉन्च करना थोड़ा इजी हो गया है अभी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। 850 मिलियन इंडियन यूजर्स इंटरनेट यूज करते हैं, तो इसके वजह से काफी इजी हो गया है। मार्केट भी बड़ा है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, सैचुरेटेड भी है। पर आई थिंक पर्सनली हर एक ब्यूटी ब्रांड के लिए ये मार्केट में जगह भी है। अभी कई ब्यूटी जायंट्स का मैंने नाम लिया। पहले पहले तो 2020 और उसके पहले यही बड़े ब्यूटी ब्रांड्स पूरा मार्केट शेयर ले लेते थे। पर अभी नए लोकल ब्रांड्स हैं, वो अपनी खुद की एक नई आइडेंटिटी, नई नीश, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट डिफरेंशिएशन करके उनका मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा लेके अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना रहा है। तो उसके हिसाब से इट इज अ हेल्दी कंपटीशन, और आई फील कि सबके लिए जगह है अगर एक प्रॉपर नीश बनाई तो। और ग्लोबली देखा गया तो और भी बड़ा मार्केट है, ऑब्वियसली स्किन केयर को अलोन देखा गया तो 150+ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और जो भी बढ़ते जा रही है। दिव्या, भले ही आप यंग हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस आपको स्टार्टअप का हो चुका है। तो हमें बताइए कि आप इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे देखती हैं? भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्चुअली बहुत तेज बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आई मीन 2024 में ही इंडिया में 150,000+ रिकग्नाइज स्टार्टअप्स है, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एवरी वीक नए स्टार्टअप्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और
इंडिया एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का ग्लोबली एक हब बन गया है। आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट हब बन गया है यूएस और चाइना के बाद। और फिनटेक, हेल्थ केयर, सैस, D2C, क्लाइमेट टेक, एग्रीटेक, ये कई सेक्टर्स है ऐसे जो बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में है कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज भी 48, ऑलमोस्ट हाफ, 48 to 50% कंट्रीब्यूट कर रही है स्टार्टअप्स के लिए। आई मीन मैं भी खुद संगमनेर में थी, अभी अभी मेरी शादी हुई है, तो संगमनेर इज अ Tier 2, Tier 3 सिटी, टू से अ टाउन। तो वहीं से मैं स्किनवेस्ट चलाती थी। तो कई नॉन मेट्रो लोकेशन से भी नाउ नए नए स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया में टैलेंट बहुत है, काफी होशियार और काफी टैलेंटेड लोग हैं। स्टेम ग्रेजुएट सबसे ज्यादा इंडिया से आते हैं ग्लोबली। तो ऐसा देखा जाए तो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी बिल्ड फॉर भारत, मेड इन इंडिया का इरा अभी बढ़ते जा रहा है। और गवर्नमेंट भी काफी हेल्प कर रहा है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। गवर्नमेंट ने काफी ऐसे स्कीम्स निकाले हैं, सब्सिडीज निकाले हैं, नो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता इफ यू रजिस्टर्ड इन द स्टार्टअप। तो 3 साल के लिए इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे काफी स्कीम्स भी दिए हैं जिससे काफी फाउंडर्स मोटिवेट होते हैं कि हम एक नया स्टार्टअप खोलें। क्या बात है। और वाकई यही ज़रूरी है कि हम एक आशावादी नज़रिया रखें, ऑप्टिमिज्म रखें। मेरा अगला सवाल इस सेक्टर के कोर चैलेंजेस को लेकर है, खासतौर पे अपने सेगमेंट में आप किस तरह के चैलेंजेस देख रही हैं? आपने जो बोला वो एकदम करेक्ट है। इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है क्योंकि सेलिब्रिटीज ऑलरेडी इतने फेमस है, उनका इतना बड़ा रीच, इतना बड़ा फॉलोइंग है, तो वो उसका इस्तेमाल करके लास्ट 2 इयर्स में ही इतने सारे सेलिब्रिटीज ने उनका ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया है। तो फ्यूचर प्लान देखा जाए तो क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ये अभी काफी पॉपुलराइज हो रहे हैं। काफी जेंजी मिलेनियल्स जो स्किनवेस्ट का टारगेट ग्रुप है, वो सारा ये क्विक कॉमर्स के कंपनीज यूज करते हैं। तो स्किनवेस्ट का मेजर गोल है कि क्विक कॉमर्स में ही स्केल करे। स्किनवेस्ट ऑलरेडी जेप्टो पे है जो 5 सिटीज में लाइव है। ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट का भी ऑनबोर्डिंग हो रहा है, तो हमको इसमें बहुत अच्छे से स्केल भी करना है। काफी रेलेवेंट और बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करना है सो दैट ब्रांड अवेयरनेस और लॉयल्टी और ट्रस्ट भी बढ़ते जाए। अक्वायरिंग कस्टमर, मतलब नए कस्टमर्स को लाना तो है ही, पर उसके साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको भी हम और कैसे खुश रख सके, सेटिस्फाइड रख सके, इस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है और रहने वाला है फ्यूचर में भी। फिर हमको ऑनगोइंग सर्वेस, फोकस ग्रुप्स, ये भी लेते रहना है ताकि हम जो कस्टमर्स के नए डिमांड्स है, जो नए नीड्स है, वो हम अच्छे से समझ सके और उसके ऊपर नए प्रोडक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सके। इसके साथ साथ ही डर्मेटोलॉजिस्ट और सलोन्स के साथ हमको टाई अप करना है। और रिटेल फुटप्रिंट, इन स्टोर प्रेजेंस भी हमारा बढ़ाना है। ऑलरेडी 3 सिटीज में तो अवेलेबल है, पर ये और भी बढ़ाना है ताकि ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हम बना सके। स्किनवेस्ट, मेरा तो गोल है कि स्किनवेस्ट सिर्फ स्किन केयर ब्रांड नहीं पर वेलनेस और टेक ड्रिवन ब्रांड भी बने। इनफैक्ट स्किनवेस्ट वाज द फर्स्ट स्किन केयर ब्रांड इन द वर्ल्ड जो AR, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, जिसमें आप क्यूआर कोड स्कैन करते ही अपने फोन से ऐसे लगेगा कि तुम स्किनवेस्ट के वर्ल्ड में एंटर हो चुके हो। इसके साथ ही साथ लास्ट वीक हमने एक स्किनवेस्ट गेम ये डेवलप किया और लॉन्च भी किया, जिसमें कंज्यूमर्स ये गेम खेल सकते हैं और जितना ज्यादा स्कोर हुए उतना ज्यादा डिस्काउंट कोड ये रिडीम कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। इससे ब्रांड प्रेजेंस और प्रोडक्ट का प्रेजेंस भी और रिकलेक्शन भी बढ़ता है। तो ऐसे फ्यूचर प्लान्स स्किनवेस्ट के हैं, काफी स्ट्रांग है और काफी काम करना है इसके ऊपर। शुक्रिया करेंगे दिव्या इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी हम आपको अपनी चर्चाओं में बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।